हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी पॉइंट। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने जेपीएससी की तैयारी में इससे पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताया था, जो कि हमारा जीएस पेपर 2 का ही भाग था। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि मुंडा शासन व्यवस्था 4 स्तरीय भागों में विभाजित है। तो जिसमें पढ़ा था कि मुंडा, हाथू, पट्टी, पाड़ा, राजा, राज। तो पट्टी को जो है कि बाद में ये ओमिट कर दिया गया। हाँ, जैसा कि मैंने पहले एक बार मैं रिवीजन कर दे रही हूँ पहले पिछले जो क्लास है उसका। तो हाथू का जो मुखिया था, जो पुलिस की राष्ट्रपति, वो हाथू मुंडा था। और पट्टी का जो मानकी था, ये पहाड़ा का ही प्रधान हो जाता है। ये पहाड़ा का पहाड़ा राजा नहीं, ये आपका मानकी। और राज राज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता था, उसका जो प्रधान होता था आपका नागवंशी राजा। यहाँ मैं फ्रेंड्स नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। नागवंशी शासन व्यवस्था कहाँ से आई? मुंडा शासन व्यवस्था से आई। क्योंकि राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो मुंडा यहाँ आए, तो उनके जो प्रमुख है ऋषा मुंडा, वो यहाँ आकर के राज्य निर्माण की प्रक्रिया किए। और जो वो अपने प्रतिनिधि जो है सुतिया पाहन, वो खुद नहीं बने, सुतिया पाहन को अपना प्रतिनिधि को हेड बनाया। और उन्होंने सुतिया नागखंड की स्थापना की। सुतिया नागखंड अभी का जो अभी राजधानी है, कराची के पास जो सुतियाम्बे जगह है, वो सुतिया नागखंड की राजधानी है। तो ऋषा मुंडा जो है अपना प्रतिनिधि सुतिया पाहन बनाए, और उसकी राजधानी जो है सुतिया नागखंड, जो राजधानी रांची में। तो इस तरह राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो सुतिया पाहन है, उससे ये वंशानुगत भी हो सकती है, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भी बना सकते हैं। इस तरह ये प्रतिनिधि बनते बनते जो अंतिम राजा थे मुंडा के, वो मदरा मुंडा थे। ऋषा मुंडा के जो प्रतिनिधि थे सुतिया पाहन, फिर वे अपना इस तरह चुने जाते गए, वोटिंग से बोले या फिर अपना वंशानुगत बोलिए। तो अंतिम जो राजा थे उसका क्या नाम था? मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा जो थे, जब उनके बच्चे नहीं थे, तो वो एक गोद लिए थे एक बच्चा को, जिसका नाम था फनी मुकुट राय। तो जब ये बच्चा फनी मुकुट राय को गोद लिए, उसके बाद उनके खुद के भी अपने बच्चे हुए। लेकिन इनके जितने भी बच्चे थे, उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ये फनी मुकुट राय थे। तो फनी मुकुट राय ही जो थे वो नागवंशी शासन के जनक है। तो फनी मुकुट राय जी है, वही नागवंशी शासन लेके आए। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन होता है कि नागवंशी शासन का जो आदि पुरुष है, उन्हें किसे कहा जाता है? तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। तो मुंडा शासन और नागवंशी शासन ये दोनों एक ही है। तो जैसे ये हमारा क्या है, छोटा नागपुर में नागवंशी शासन की व्यवस्था ये फनी मुकुट राय ही किए थे। कितने कितने ईस्वी में? पहले मैं आपको इससे पहले के जो क्लास है मैं उसमें ईस्वी नहीं मेंशन की थी। ये सब जो मुंडा शासन व्यवस्था है लगभग 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो फनी मुकुट के जो राय थे, फनी मुकुट राय थे, उनके जो एक बेटे थे मधुकरण शाह। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कहा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में ये फनी मुकुट राय अपना शासन बहुत अच्छे से स्थापित किए, और ये बहुत सारे तरक्की भी किए। इस क्रम में वह एक राजा है मधुकरण शाह, उन्हीं के उत्तराधिकारी बोलिए। तो मधुकरण शाह के शासनकाल में मुगलों का शासन प्रारंभ हो गया था। तो मुगल जो थे ये काफी ताकतवर थे, इनके पास काफी
सैन्य शक्ति थी और बहुत सारे हथियार भी थे, तो वे मधुकरण शाह को आसानी से पराजित कर दिए। तो अब पराजित हो गए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, नजराना देना पड़ेगा। पहले थे कि नजराना, जिसे हम अभी यहाँ पर बोलचाल की भाषा में टैक्स बोलते हैं, तो मधुकरण शाह को टैक्स देना पड़ रहा था। तो इनके जो बेटे हैं, मधुकरण शाह के बेटे जब आए, दुर्जन शाह, मधुकरण शाह को जो पराजित किया उसका भी नाम जान लीजिए, वे अकबर के सेनापति थे। अकबर के सेनापति शाहबाज खां के द्वारा मधुकरण शाह पराजित हुए। ये भी एक पॉइंट बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मधुकरण शाह को किसने पराजित किया, तो अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने। ठीक है। अब इनके मधुकरण शाह के जो बेटे थे दुर्जन शाह, इन्होंने जो नजराना या पुलिस टैक्स वो देने से इनकार किया। इस कारण इन्हें ग्वालियर के किले में 12 साल तक कैद रहना पड़ा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें ग्वालियर के किले में, और ये जब बंद हुए तभी 1616 ईस्वी में इन्हें कैद कर लिया। ये एक पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा है। और 1616 से ये लगभग 1628 ईस्वी तक ये जेल में बंद रहे। लेकिन दुर्जन शाह क्या थे, ये बड़े हीरे की पारखी थे। तो हीरे के पारखी होने के कारण हीरे के पारखी थे। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि मधुकरण शाह को तो अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने गिरफ्तार किया था, और दुर्जन शाह को अकबर के बाद जो आए जहांगीर, इन्होंने कैद किया था। दुर्जन शाह को जहांगीर ने 1616 ईस्वी में ग्वालियर के किले में कैद किया था। तो ये जो हीरे के पारखी थे, इसी कारण इन्हें छोड़ दिया गया। जहांगीर ने इन्हें आजाद किया 1628 ईस्वी में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो किस शर्त पर छोड़ा? इन्हें 6000 रुपया सालाना, 6000 रुपया सालाना टैक्स देने पर ये मंजूरी हुई, तभी ये ग्वालियर के जिले के जो है, ग्वालियर के जो जहाँ कैद थे वहां से ये छूटे। अब इसके बाद हमारा क्या हुई, मुंडा शासन के बाद ये जागीरदारी, जो टैक्स लेने का जो ये सिलसिला है ये रुका नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुई, जागीरदारी प्रथा आई। जागीरदारी प्रथा जिसमें है कि अनियमित टैक्स लिया जाने लगा। जैसा कि फ्रेंड्स ये जागीरदारी प्रथा आई और ये चलते ही गई। ये टैक्स लेने का सिलसिला इस तरह चलता गया, राजा आते गए, इस तरह टैक्स लेते गए, लड़ाई झगड़ा होते गया। इसके बाद हमारे यहाँ कैसे हुआ अंग्रेजों का आगमन, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की जो युद्ध हुआ, इसमें जो थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास काफी सैन्य शक्ति थी, और इस बक्सर की लड़ाई जो थे ये 3 सेना मिलकर, पहले तो मुगल सेना थे जो शाह आलम द्वितीय थे, इसमें शाह आलम द्वितीय, दूसरा थे आपके क्या थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, और तीसरा थे आपके अवध के नवाब खुजाउद्दौला। क्योंकि अंग्रेजों के पास काफी नए नए हथियार थे, तो ये तीनों अपना बोले कि हम लोग संयुक्त रूप से लड़ते हैं तभी हम अंग्रेज को हरा सकेंगे। तो तभी जो हमारा जो झारखंड था वो बंगाल के अंदर ही आता था, जो मीर कासिम के अंडर था। तो लेकिन ये तीनों मिल करके भी अंग्रेजों को हरा नहीं सके। इस तरह बक्सर का युद्ध में ये अंग्रेजों से हार गए, और सारी जो दीवानी हुई, टैक्स हुए, वे सारे हमारे क्या हो गए, अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ क्या होती है, एक 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद
संधि होती है। जैसा कि फ्रेंड 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें कि टैक्स लेने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तब उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज टैक्स वसूलने के लिए अपना एक कलेक्टर, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अपना एक कलेक्टर नियुक्त करते हैं। तो छोटा नागपुर के पहले जो कलेक्टर थे वो हमारे आए 1773 ईस्वी में, कि उनका नाम था जीएस व्हीटली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब आ सकता है कि हमारे जो छोटा नागपुर के पहले कलेक्टर थे उसका नाम था जीएस व्हीटली, जो अंग्रेजों का कलेक्ट जो होता है टैक्स वे वसूल करते थे। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि 1793 ईस्वी में एक स्थायी बंदोबस्त लाया गया। और स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इस तरह से देखें कि मुंडा शासन व्यवस्था जो हमारा है ये हमारा इस तरह चलता गया, और मुंडा शासन व्यवस्था से ही हमारा नागवंशी शासन व्यवस्था आया। और नागवंशी शासन व्यवस्था के बाद जैसा कि अकबर के सेनापति यथाबाज खान के द्वारा आक्रमण किया गया मधुकरण शाह पर, तो फिर मुगल जो है टैक्स लेते थे। फिर मधुकरण शाह के जो बेटे थे दुजन साल, वो टैक्स नहीं देने के कारण गिरफ्तार कर गए ग्वालियर के किले में 12 साल तक। फिर उन्हें 6000 रुपए टैक्स देने पर मंजूरी के साथ उन्हें छोड़ा गया और 6000 रुपए सालाना टैक्स देते थे। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। फिर जागीरदारी प्रथा आई। इस तरह चलते हुए हमारे यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, 1765 में हुई हमारी इलाहाबाद की संधि, 1773 में जीएस व्हीटली जो आए वो हमारे छोटा नागपुर के प्रथम कलेक्टर थे। और 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ तक तो मैं जैसा भी कर रही हूँ कि यहाँ तक मैं मुंडा शासन व्यवस्था के साथ नागवंशी शासन व्यवस्था को भी अच्छी तरह से दिखाई हूँ। लेकिन अगर जैसा मैंने पहले क्लास में बताया था कि 4 स्तरीय हैं, किसी किसी बुक में 4 स्तरीय है, लेकिन ये पट्टी को हटा करके मानकी को ही आपका जो मानकी को प्रधान बना दिया गया पहाड़ा में। पहाड़ा राजा जो मैंने बताया था वो उरांव के पहाड़ा पंचायत के शासन व्यवस्था का जो प्रधान होता है उसे, तो इसे आप प्लीज थोड़ा मेंशन कर ले। और इसी तरह मैं अगला भी क्लास लूंगी, लेकिन इसके लिए आपको पूर्ण रूप से आपको समर्थन देना पड़ेगा, और आपके समर्थन और सहयोग पर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और मेरा समर्थन कैसे बढ़ेगा? मेरा समर्थन बस यही बढ़ेगा कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है, प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।